Hello students, my name is Alok Semwal and I am working as an Associate Professor Pharmaceutical Chemistry, Himachal Institute of Pharmacy, Pontasai. Today's lecture is about introduction of anti-neoplastic agents. Anti-neoplastic agents are also known as anti-cancer agents. So before starting introduction of anti-neoplastic agents, we have to understand what is cancer, how it spreads, and what are the different terms associated with it. The American Cancer Society defines cancer as a group of diseases characterized by uncontrolled growth and the spread of abnormal cells that left untreated may lead to death. अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार कैंसर बीमारियों का समूह है जिसे अनियंत्रित ग्रोथ से कैरेक्टराइज किया जा सकता है। अगर एबनॉर्मल सेल्स के स्प्रेड को रोका न जाए तो उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। Related to this definition is the term neoplasia, which is the uncontrolled growth of new tissue, the product of which is known as tumor. Tumors may be either malignant or benign. तो यहाँ पर इस डेफिनेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे न्यूप्लेजिया कहा जाता है और ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज़ की वजह से ट्यूमर जनरेट होते हैं। ट्यूमर्स के टाइप की अगर हम बात करें तो ट्यूमर्स दो टाइप के होते हैं, मैलिग्नेंट एंड बिनाइन। मैलिग्नेंट ट्यूमर डेंजरस टाइप ऑफ ट्यूमर को रिप्रेजेंट करता है। इसके शरीर में फैलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जबकि बेनाइन ट्यूमर जेंटल टाइप ऑफ ट्यूमर को रिप्रेजेंट करता है। इसके दोबारा से होने या शरीर में फैलने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। अ ट्यूमर इज ए मास ऑफ टिश्यू दैट इज फॉर्म्ड बाय एन एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। एबनॉर्मल सेल के ग्रोथ की वजह से एक टिश्यू मास जनरेट होता है जिसे ट्यूमर कहा जाता है। हियर यू कैन सी अ नॉर्मल सेल साइकिल। नॉर्मल सेल साइकिल के थ्रू ही न्यूअर सेल जनरेट होती हैं एंड देन उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। सेल साइकिल में डिफरेंट फेजेस प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फेजेस हैं G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड माइटोसिस। G1 फेज में सेलुलर कंटेंट्स को कॉपी किया जाता है और उनके डुप्लीकेट्स को प्रोड्यूस किया जाता है। एस फेज में 46 क्रोमोसोम्स में से हर एक क्रोमोसोम को कॉपी किया जाएगा और उसके डुप्लीकेट को प्रोड्यूस किया जाएगा। G2 फेज एक चेक पॉइंट है जहां पे सेल डबल चेक करती है कि आपके जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स हैं उनमें कोई एरर तो नहीं है, और इस चेक पॉइंट को क्रॉस करने के बाद ही न्यूअर सेल जनरेट होगी। फर्दर यहाँ पे माइटोसिस प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आपका सेल में मल्टीप्लिकेशन होता है और इसके थ्रू डिफरेंट जो सेल्स हैं वो जनरेट होंगी। तो यहाँ पे अगर ये सारी प्रोसेस ठीक तरीके से होती हैं तो नॉर्मल सेल जनरेट होगी और फर्दर मोर सब डिवाइड होंगी इन न्यूअर सेल्स में। नॉर्मली द सेल्स इन योर बॉडी एज, die and are replaced by new cells. With cancer and other tumors, something disrupts this cycle. Tumor cells grow even though the body does not need them, and unlike normal old cells, they don't die. सामान्य रूप से बॉडी में सेल्स की स्पेसिफिक एज होती है और उसके बाद उनको न्यू सेल्स द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। कैंसर की वजह से नॉर्मल सेल साइकिल डिस्टर्ब होता है और ट्यूमर सेल्स ग्रो करती रहती हैं, और क्योंकि ये ग्रो करती रहेंगी उसकी वजह से they don't die. When the cell cycle fails, an abnormal cell division begins because of mutations, cancer develops. इस पिक्चर में आप नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के बीच का डिफरेंस देख सकते हो। नॉर्मल सेल में साइटोप्लाज्म का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि कैंसरस सेल में साइटोप्लाज्म का जो पोर्शन है वो काफ़ी कम हो जाएगा। न्यूक्लियस पोर्शन की अगर हम बात करें तो नॉर्मल सेल में न्यूक्लियस पोर्शन कम होता है, जबकि कैंसरस सेल में न्यूक्लियस पोर्शन इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स वाई वी कॉल इट एज एन एबनॉर्मल सेल। नेक्स्ट टर्म इज मेटास्टेसिस। Malignant tumors have the capability of invading surrounding tissues and moving to distant locations in the body in a process known as characteristics metastasis. तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की अगर हम बात करें तो इसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि ये सराउंडिंग टिश्यूज़ में इन्वेड कर सकता है और वहाँ से बॉडी के डिफरेंट लोकेशंस में मूव कर सकता है। सराउंडिंग टिश्यूज़ से बॉडी के डिफरेंट लोकेशंस में जाने की इसी प्रोसेस को
जनरली मेटास्टेसिस कहा जाता है। रिस्क फैक्टर्स फॉर कैंसर। The list below includes the most studied, known or suspected risk factors for cancer. These risk factors includes age, alcohol, cancer-causing substances, chronic inflammation, diet, hormones, immunosuppression, infectious agents, obesity, radiation, sunlight, and tobacco. यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर मेंशन हैं उसमें से कुछ रिस्क फैक्टर्स को अवॉइड किया जा सकता है, जबकि कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है। लाइक एज। एज इज अ फैक्टर विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। So we can say the primary risk factor for most cancers is age. As aging occurs, the chance of developing cancer increases. तो एज के साथ साथ कैंसर के डेवलप होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। Now this is related to the genetic component of cancer. So that every time a cell divides, there is a small chance that an aberrant cancer cell may arise as a result of mutation or translocation of DNA. This is cumulative, so that the chances increases with an increasing number of cell divisions and hence age. कैंसर के डेवलपमेंट में जेनेटिक कंपोनेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। म्यूटेशन की वजह से जीनोम में चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं और यही मेन कॉज है जिसकी वजह से जो सेल्स हैं वो कैंसरस हो जाते हैं। म्यूटेशंस जनरली जीन्स को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से जो सेल डिवीज़न एंड ग्रोथ है वो इफेक्ट होता है। सेल डिवीज़न एंड ग्रोथ अगर इफेक्ट होगा तो नॉर्मल सेल अनकंट्रोलेबली ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगी और उसकी वजह से ट्यूमर जनरेट होगा। Age is the biggest single risk factor for cancer. Risk increases significantly after age 50 and half of all cancers occur at age 66 and above. According to the National Cancer Institute, 1/4 of new cancer diagnoses are in people aged 65 to 74. तो यहाँ पे भी आप स्टडीज़ का रिजल्ट देख सकते हो। डिफरेंट स्टडीज़ के अकॉर्डिंग एज को ही सबसे बड़ा फैक्टर माना गया है कैंसर में, और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग 1/4 से ज़्यादा कैंसर डायग्नोसिस 65 से 74 तक की एज वाले पर्सनस में होते हैं। नेक्स्ट इज कीमोथेरेपी। द टर्म कीमोथेरेपी इन द स्ट्रिक्टेस्ट सेंस refers to drugs that are used to kill cells and includes both antibiotics and agents used in the treatment of cancer. But it is often used to refer exclusively to anti-cancer agents, also known as antineoplastics. तो यहाँ पे अगर हम कीमोथेरेपी टर्म की बात करें तो ये उन मेडिसिन्स को रिप्रेजेंट करता है जिनका उपयोग सेल्स को किल करने के लिए किया जाता है। इसमें कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक्स और उसके अलावा जो एजेंट्स हैं दोनों शामिल होते हैं। लेकिन अगर हम कीमोथेरेपी टर्म के यूज़ की बात करें तो इसको मेनली एंटी कैंसर एजेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। दीज आर द रेफरेंसेस ऑफ दिस टॉपिक। थैंक यू।